क्या टाइटैनिक को जानबूझकर डुबाया गया? इतनी ज्यादा वार्निंग्स मिलने के बावजूद कैप्टन ने इन वार्निंग्स को सीरियस क्यों नहीं लिया? लोगों का कहना था कि इस शिप को खुदा भी नहीं डुबो सकता। रात के 11:40 पर टाइटैनिक अपनी फुल स्पीड तकरीबन 41.7 किलोमीटर पर चल रहा था और उस पानी का टेम्परेचर 0 डिग्री से भी कम था और ये टेम्परेचर हड्डियां तक सुन कर देता है। कैप्टन ने फौरन ऑर्डर दिया कि शिप को लेफ्ट साइड मोड़ दो और इंजन रिवर्स कर दो ताकि टकराव से बचा जा सके, लेकिन समंदर के फासले और कम्युनिकेशन की कमी की वजह से मदद में देर हुई और इस दर्दनाक वाक़ये ने हिस्ट्री में एक अपनी जगह बना ली। एक ऐसा शिप जो समंदर में तो डूब गया लेकिन लोगों के दिलों से कभी नहीं जा सका। जी हाँ, टाइटैनिक, जिसका नाम सुनते ही दिल भर आता है और दिल में खामोशी सी छा जाती है। ये सिर्फ एक शिप नहीं बल्कि एक ऐसा ख्वाब था जो लोहे, लग्जरी और उम्मीदों से बना था। एक चलती फिरती दुनिया जो अमीरों के लिए जन्नत और गरीबों के लिए एक उम्मीद का सफर था। हर कोने में एक्साइटमेंट, मुस्कुराहटें और सपने थे। लेकिन फिर एक ऐसी अंधेरी रात आई जब ख्वाहिशों से भरी ये शिप सिर्फ पानी में नहीं बल्कि तारीख में डूब गई। ना जाने इस शिप के साथ लोगों की कितनी उम्मीदें जुड़ गई थी। तकरीबन 2200 से ज्यादा लोग इस शिप पे ट्रैवल कर रहे थे। हर किसी की अपनी कहानी, अपने सपने और अपनी मंजिल। और जब टाइटैनिक डूबा तो सिर्फ एक शिप नहीं, वो सारी कहानियां, सारी उम्मीदें, सारी मुस्कुराहटें उस पानी में खो गईं। अब बहुत सी फिल्म्स बनी, लोग रोए और टाइटैनिक पूरी दुनिया में मशहूर हो गया, लेकिन असल कहानी इतनी पेनफुल थी कि लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ना रोशनी थी, ना रास्ता, चारों तरफ सिर्फ ठंडा पानी और उस पानी का टेम्परेचर 0 डिग्री से भी कम था और ये टेम्परेचर हड्डियां तक सुन कर देता है। चीखें थी, मदद की आवाजें थी और फिर वो खामोशी जो टाइटैनिक के नाम के साथ आज भी गुनगुनाती है। वो जज्बात, वो डर, वो बेचैनी जिसे ना कोई कैमरा रिकॉर्ड कर सका और ना ही कोई फिल्म एक्चुअल में दिखा सकी। चलें वक्त के पिछले पन्नों में चलते हैं, जब टाइटैनिक का वो सफर शुरू हुआ जो उम्मीदों से भरा था, लेकिन इसका एंड एक नाइटमेयर के तौर पे हुआ। टाइटैनिक शिप 1909 में आयरलैंड में बनना स्टार्ट हुआ। अब सवाल ये है कि इस शिप का नाम टाइटैनिक क्यों रखा गया? अब टाइटैनिक नाम रखने के पीछे एक आइडियोलॉजी थी। टाइटैनिक नाम असल में एक ग्रीक मिथोलॉजी से आया है। जैसे टाइटन्स वहां के देवता को कहा जाता था जो कि बहुत ही बड़े और पावरफुल माने जाते थे। इसी नजरिए को जहन में रखते हुए इस शिप को टाइटैनिक का नाम दिया गया ताकि लोगों को इसकी पावर का पता चल सके। इसे व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने बनाया जिनका मकसद ये था कि दुनिया का सबसे बड़ा, लग्जरियस और अनसिंकेबल शिप बनाया जाए। लोगों का कहना था कि इस शिप को खुदा भी नहीं डुबो सकता और यही ओवर कॉन्फिडेंस इस शिप को पहले ही सफर में ले डूबा। टाइटैनिक अपने आप में ही एक शहर था, 268.4 मीटर लंबा, 11 फ्लोर्स और 2200 लोगों की कैपेसिटी। फर्स्ट क्लास के पैसेंजर्स के लिए तो पूरे ताजमहल का लेवल था। स्विमिंग पूल्स, जिम, टर्किश बाथ, 5 स्टार रेस्टोरेंट्स, लाइव म्यूजिक। लेकिन लोअर क्लास वाले लोग, इमिग्रेंट्स, गरीब फैमिलीज, वो नीचे एक बेसिक कंडीशन में सफर कर रहे थे। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक ने अपना पहला सफर साउथहैम्पटन, इंग्लैंड से शुरू किया। ये एक लंबा सफर था जो यूरोप से अमेरिका तक जाने वाला राउट था। साउथहैम्पटन से फ्रांस, फ्रांस से आयरलैंड और आयरलैंड से फिर न्यूयॉर्क, यूएसए। टाइटैनिक एक चलती फिरती लग्जरी दुनिया थी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि सफर शुरू होने के सिर्फ 4 दिन बाद ही ये सपनों से भरा सफर एक मौत का मंजर बन जाएगा। सफर शुरू होने के 4 दिन बाद 14 अप्रैल की रात को टाइटैनिक अटलांटिक ओशन के एरिया में एक आइसबर्ग से जाकर टकरा गया। अटलांटिक ओशन अपने आप में एक भरा और खौफनाक समंदर है। ये दुनिया के सबसे बड़े समंदरों में से एक है जिसमें सर्दियां बहुत ज्यादा ठंडी होती हैं और पानी का टेम्परेचर अक्सर 0 डिग्री सेल्सियस के करीब या उससे भी नीचे होता है। इस समंदर में बर्फ के बड़े बड़े आइसबर्ग भी आम मिलते हैं, खासकर नॉर्थ अटलांटिक राउट जहां पर टाइटैनिक सफर कर रहा था। टाइटैनिक के कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ, जिन्हें लोग किंग ऑफ द सी के नाम से भी जानते हैं, ये अपने सेलिंग स्किल्स की वजह से मशहूर थे और इन्होंने अपने टेन्योर में बहुत से बड़े शिप्स को सक्सेसफुली उनके डेस्टिनेशन पे पहुंचाया। इनका मानना था कि टाइटैनिक शिप एक बहुत ही पावरफुल और अनसिंकेबल शिप है जो कि कभी भी डूब नहीं सकता और उनका यही बिलीफ इनको ले डूबा। 14 अप्रैल 1912 की रात थी। अटलांटिक ओशन के ठंडे पानी के दरमियान टाइटैनिक अपने सफर पर था। ज्यादातर लोग अपने कैबिन्स में सो रहे थे, कुछ डेक्स पर मजे कर रहे थे और बहुत से लोग नए सफर के ख्वाबों में डूबे हुए थे।
टाइटैनिक के कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ और उनकी टीम को बर्फ के खतरे के मुतालिक कई वार्निंग्स मिल चुकी थी। वायरलेस ऑपरेटर्स ने कम से कम 6 अलग अलग वार्निंग्स भेजी थी जो बताती थी कि रास्ते में बड़े बड़े आइसबर्ग्स मौजूद हैं। मगर कैप्टन स्मिथ ने इन वार्निंग्स को या तो इतना सीरियसली नहीं लिया या शिप की स्पीड कम करने से कतराया। रात के 11:40 पर टाइटैनिक अपनी फुल स्पीड तकरीबन 41.7 किलोमीटर पर चल रहा था। लुकआउट फ्रेडरिक फ्लीट ने अपनी आंखों के सामने एक बड़ा आइसबर्ग देखा। अब लुकआउट वो लोग होते हैं जो शिप के सबसे ऊंचे वाले हिस्से पे खड़े होते हैं और इनका काम ये होता है कि आगे के रास्ते को देखना और क्लैरिटी का अंदाजा लगाना। उस वक्त के दौर में कोई एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी, ये लोग सिर्फ अपने दिमाग और अपनी सोच से ही अंदाजा लगाया करते। उसने फौरन घंटी बजाई और कंट्रोल रूम को आइसबर्ग अहेड का सिग्नल दिया। कैप्टन ने फौरन ऑर्डर दिया कि शिप को लेफ्ट साइड मोड़ दो और इंजन रिवर्स कर दो ताकि टकराव से बचा जा सके। लेकिन टाइटैनिक इतना बड़ा और तेज था कि ये चेंजेस आसानी से नहीं हो सकी। शिप ने आइसबर्ग को साइड से हिट किया जिससे नीचे के 6 वाटर लाइट कंपार्टमेंट्स में पानी भर गया। अब टाइटैनिक कुछ ऐसे डिजाइन किया गया था कि अगर 4 कंपार्टमेंट्स भर भी जाएं तो शिप तैर सकती थी, लेकिन 6 भरने के बाद उसका डूबना तय हो चुका था। अब ये वो लम्हा था जब टाइटैनिक के अनसिंकेबल होने का दावा जमीन से आकर टकरा गया था और ये रात बदकिस्मती और दर्द की कहानी बन के रह गई जिसको दुनिया आज भी याद रखती है। जब टाइटैनिक ने अपनी तबाही की हालत में डिस्ट्रेस सिग्नल भेजने शुरू किए तो सबसे करीब शिप आरएमएस कारपेथिया थी जो तकरीबन 107 किलोमीटर दूर थी। कारपेथिया ने फौरन अपनी स्पीड बढ़ाई और टाइटैनिक की तरफ रुख कर लिया, मगर इतनी दूरी की वजह से पहुंचने में तकरीबन 4 घंटे लगने तो लाजमी थे। दूसरी तरफ एक और शिप एसएस कैलिफोर्नियन टाइटैनिक के करीब था, सिर्फ लगभग 35 किलोमीटर दूर। लेकिन कैलिफोर्नियन ने टाइटैनिक का डिस्ट्रेस सिग्नल को ठीक से नहीं सुना था। वहां के वायरलेस ऑपरेटर अपने शिफ्ट से चले गए थे और क्रू ने जो सिग्नल्स देखे भी उन्हें शायद समंदर पर किसी और रोशनी या सिग्नल समझकर इग्नोर कर दिया। इस वजह से कैलिफोर्नियन टाइटैनिक की मदद के लिए वक्त पर नहीं पहुंची। अगर ये शिप वक्त पर पहुंच जाते तो कई जिंदगियों को बचाया जा सकता था, लेकिन समंदर के फासले और कम्युनिकेशन की कमी की वजह से मदद में देर हुई और इस दर्दनाक वाकये ने हिस्ट्री में एक अपनी जगह बना ली। 15 अप्रैल रात 2:20 के आसपास जब टाइटैनिक का जहाज डूब रहा था तब भी लोगों में एक अजीब सी हिम्मत थी। टाइटैनिक का बैंड जो शुरू से लोगों को एंटरटेन कर रहा था उसने आखिरी लम्हे तक लोगों को एंटरटेन किया और पैनिक को कम करने की कोशिश की जब तक पानी ऊपर तक भरा ना जा सका। लोग अपनी अपनी जिंदगी बचाने की कोशिश कर रहे थे। बाहर समंदर का पानी बहुत ही ठंडा था, तकरीबन -2 डिग्री सेल्सियस यानी फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे। इस ठंडी हवा और पानी में लोग बहुत जल्दी हाइपोथर्मिया का शिकार हो रहे थे, जिसका मतलब होता है कि जिस्म का टेम्परेचर इतना गिर जाता है कि इंसान जिंदा नहीं रह पाता। लाइफ जैकेट्स पहने हुए लोग छोटी छोटी लाइफ बोट्स पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लाइफ बोट्स की तादाद सिर्फ 20 ही थी, जिसपे सिर्फ शिप के लोगों का आधा हिस्सा ही लेके जाया जा सकता था। लेकिन उसमें से भी बहुत से बोट्स आधी अधूरी ही गईं क्योंकि शुरू में लोगों को अंदाजा नहीं था कि कितना बड़ा खतरा है। जो जब लोगों को अंदाजा हुआ तो लोगों ने एक पैनिक क्रिएट करते हुए ओवरलोड करना भी बोट्स को शुरू कर दिया। जब टाइटैनिक अपने पूरे साइज से पानी में डूब रहा था उस वक्त 1500 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान खो दी और सिर्फ 700 के करीब लोग ही बच पाए। ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी जिसको लोग और दुनिया आज तक नहीं भूल पाए। जैक और रोज की कहानी तो मूवी में फेमस हुई, लेकिन असली जिंदगी में भी कई ऐसे कपल्स थे जो लास्ट मोमेंट तक एक दूसरे के साथ रहे। ऐसे कई लोग थे जो अपनी जान बचाने की बजाय अपने प्यारों के साथ रहे और समंदर की ठंडी लहरों में डूब गए। टाइटैनिक का डूबना सिर्फ एक फिजिकल ट्रेजेडी ही नहीं बल्कि इंसानी जज्बात, हिम्मत और दर्द की कहानी भी है जो लोगों के दिलों को आज भी छू जाती है। टाइटैनिक की ट्रेजेडी जितनी बड़ी थी उतने ही सवालात इसके आसपास घूमते हैं। लोग आज भी सोचते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये सब कुछ कैसे हुआ। कुछ सवालात ऐसे हैं जिसका जवाब आज तक लोगों को नहीं मिल सका। पहला सवाल, इतनी बड़ी शिप में सिर्फ 20 लाइफ बोट्स ही क्यों थी जबकि लोगों की तादाद 2200 से ज्यादा थी। नंबर 2, इतनी ज्यादा वार्निंग्स मिलने के बावजूद कैप्टन ने इन वार्निंग्स को सीरियस क्यों नहीं लिया। टाइटैनिक और इसकी सिस्टर शिप ओलंपिक के बीच की कंफ्यूजन क्या थी और क्या टाइटैनिक को जानबूझकर डुबाया गया, यानी इंश्योरेंस फ्रॉड क्लेम करने के लिए क्या ये सब कुछ किया गया था। अब इन सब थ्योरीज का अपना अपना लॉजिक है, लेकिन मेरे मुताबिक ये सब एक नेचर का खेल था। लेकिन फिर भी ये तमाम सवालात आज भी लोगों के दिलों में रहते हैं और लोगों को मजबूर करते हैं कि वो इसके बारे में मजीद जाने, समझें और रिसर्च करें। कैप्टन एडवर्ड स्मिथ की मौत टाइटैनिक के डूबने के वक्त हुई थी। जब शिप डूब रहा था कैप्टन स्मिथ ने अपने फर्ज को निभाते हुए पैसेंजर्स की मदद करने में अपना पूरा वक्त लगा दिया।
رپورٹس کے مطابق اس نے شپ کے ڈوبنے کے بعد اپنے آپ کو بچانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ وہ لاسٹ مومنٹ تک شپ پر ہی رہا۔ کچھ آئی وٹنسز نے یہ بتایا کہ انہوں نے کیپٹن سمتھ کو شپ کے ڈیک پر دیکھا اور وہ اس وقت لوگوں کو ایویکیویٹ کرنے کی اور کام ڈاؤن رکھنے کی پوری کوشش کر رہے تھے۔ بعد میں اس کی کوئی کنفرم باڈی نہیں ملی، اس لیے مانا جاتا ہے کہ وہ سمندر میں ڈوب گیا۔ کیپٹن سمتھ کی موت ایک سیکریفائس کی مثال بنی، کیونکہ انہوں نے اپنی جان بچانے کی بجائے پیسنجر کی جان کو بچانے پہ ترجیح دی۔ 1997 میں جیمز کیمرون نے ٹائٹینک کی ایک مووی بنائی جو اس وقت کی سب سے زیادہ فیمس ہونے والی مووی بنی، لیکن اصل کہانی اس فلم سے کئی زیادہ دردناک تھی، جس کا اندازہ صرف وہ لوگ لگا سکتے ہیں جو ایکچوئل میں اس شپ پہ سفر کر رہے تھے۔ ٹائٹینک کا ریک 1985 میں دریافت ہوا، اٹلانٹک اوشن کے نیچے تقریباً 12,500 فیٹ کی گہرائی میں، اور سوچئے آج 100 سال سے زیادہ گزر چکے ہیں، لیکن ٹائٹینک اب بھی وہاں سمندر کے اندھیروں میں اکیلا پڑا ہے۔ یہ ریک ہمیں ہر بار ایک ہی بات یاد دلاتا ہے کہ ٹیکنالوجی چاہے جتنی بھی آگے بڑھ جائے، لیکن جب نیچر کا رخ بدلتا ہے تو انسان کی انسنکیبل سوچ بھی ڈوب جاتی ہے۔ آج بھی یہ شپ ٹائٹینک سمندر کے نیچے صرف ایک لوہے کا ڈھیر نہیں، بلکہ ایک کہانی، ایک یاد اور ایک لیسن ہے۔